नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के एयर क्रैश में शहीद हुए। वही कहानी है, वही दास्तान है, वही जख्म है। वो जख्म वैसे ही हरे हैं। 47 में आप उठ के भागे क्यों, जब 45 में आप वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे? प्लीज रीड, अगर आंखें हैं आलू नहीं है तो जरा पढ़ लीजिए। मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज कहने में। उन्होंने केवल 3 शब्द इस्तेमाल किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें ली। नेताजी को गाड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी है। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? क्या वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के एयर क्रैश में शहीद हुए? क्या वो रूस निकल गए? रूस में उनका क्या हुआ? आज तक ये पहेलियां हम लोग नहीं बूझ पाए। 80 साल से ज्यादा हो गए हैं वारदात को, लेकिन ये डिबेट, ये जो संवाद है, ये ज्यों का त्यों वैसे का तैसा ताजा है। वो जख्म वैसे ही हरे हैं और हर आए दिन कहीं ना कहीं ये जख्म कोई कुरेद देता है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 2 बड़े अच्छे रिसर्चर, बड़े मेहनती रिसर्चर, अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष, इन लोगों ने अपनी एक नई किताब निकाली है, बोस डिसेप्शन डीक्लासिफाइड। ठीक है, और ये कोई 400 पन्ने की, देखिए साहब, ये बड़ी मोटी भारी भरकम किताब है जिसका साइज देख के कई लोग इंटिमिडेट हो जाएं। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो तमाम फाइलें जो डीक्लासिफाई हुई हैं, जो 304 फाइलें तो जो मोदी सरकार के आने के बाद डीक्लासिफाई हुई थी, 200 फाइलें जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की थी, 58 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई थी, और 37 फाइलें जो हैं वो आपकी होम मिनिस्ट्री की थी, जिसके अलावा कोई 1500 और भी फाइलें कहाँ की, जो इसमें जब भी इंक्वायरी कमीशन बैठी है हमारी शाहनवाज या वो, उनको जो फाइलें दी गई थी, वो सब इन दोनों हमारे रिसर्चर्स ने स्टडी करी हैं। और अब ये जो है ये किताब बोस डिसेप्शन, इसमें इन्होंने कोई नई पहलू और कई नए आयामों के ऊपर रोशनी डाली है। खासकर जो इस मामले के जानकार हैं वो भी आपको बता देंगे कि इनमें साहब कुछ नए तथ्य हैं। ठीक है साहब, अब सबसे अच्छी किताब जो बात मेरे को इस पुस्तक के बारे में लगी, बोस डिसेप्शन, 400 पन्ने की मैग्नम ओपस, कि अगर आप फाइलें पढ़ें तो साहब वो निहायत बोरिंग, नीरस और ब्लैंड सी होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उन फाइलों का निचोड़ निकालकर एक बहुत ही ग्रिपिंग नैरेटिव बनाया है, वो काबिले तारीफ है। मैं आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप जरूर ये किताब लें, इसको जरूर पढ़ें। आप शुरू करने के बाद, एक बार शुरू हो जाएं, आप इसको पुट डाउन नहीं कर सकेंगे। इट इज अनपुट डाउनेबल, आई वुड गो टू दैट एक्सटेंट। वही कहानी है, वही दास्तान है, वही जख्म है, बट उन पे एक नया नजरिया जो कि बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मैं भी नेताजी के एक भक्त हूं, नेताजी का अंधभक्त हूं साहब। मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज कहने में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस हु एवर लिव्ड। अगर आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं साहब, तो ये केवल और केवल नेताजी और आजाद हिंद फौज की वजह से है। पहले साहब इस तथ्य के सपोर्ट में केवल एक डायलॉग थी हमारे पास, जो हर कोई कोट करता था कि भाई जस्टिस पीबी चक्रवर्ती जब एक्टिंग गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, तब 1956 साल में लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वहां पे आए थे। ठीक है, और उनकी लंबी कई दिनों की वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने कई बड़े सीधे सवाल किए थे जस्टिस चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली को, और जिसके जवाब में क्लेमेंट एटली से जब उन्होंने पूछा कि
क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुकी थी 42 में। 47 में आप उठ के भागे क्यों, जब 45 में आप वर्ल्ड वॉर II जीत गए थे? आपको इतनी दहशत में भागने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने केवल 3 शब्द इस्तेमाल किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। उन्होंने अगला सवाल भी किया था, बड़ा मशहूर, व्हाट देन वाज महात्मा गांधीज रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? और एटली साहब ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से मुस्कुरा कर कहा था, मिनिमल, कम से कम। तो इसमें भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ। मजूमदार साहब ने जब इसको कोट किया, बोले साहब ये तो सेकंड हैंड थर्ड हैंड है। साहब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कल्याण डे हमारे एक बड़े अच्छे रिसर्चर, अफसोस कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। वो लंदन में गए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव में 6 महीने लगाए थे उन्होंने। देखिए साहब, अंग्रेज क्यों गए, ये सवाल तो अंग्रेजों को करना चाहिए ना। आप बिपिन चंद्र पाल जो कोर्ट हिस्टोरियन है, जो कि हेगियोग्राफर हैं एक खानदान के, वो तो इसका जवाब नहीं दे सकते ना। जवाब अगर उनको भी देना था, ही शुड ब्लडी वेल हैव कंसल्टेड द ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। वो तो 77 में डिक्लासिफाई हुई, इनकी किताब तो बहुत पहले लिख चुके थे। ये 620-30 पन्नों की किताब है साहब। कितने हैं पन्ने नेताजी और आजाद हिंद फौज के बारे में? 1.5। ये है प्रॉब्लम साहब। नेताजी को गाड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी है, टॉप एशलॉन्स ने कोशिश करी है कि दफना दो इसको, इस फौज को, नामो निशान मिटा दो, कहीं आने ना दो। और ये नैरेटिव चलना चाहिए कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। साहब हमने तो जो है साहब उपवास करके चरखे काट के आजादी ली है साहब, भीख के कटोरे में डाली गई है। ये बकवास है। मैं बड़े संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, आप पढ़िए ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। हमने जो मेरी पुस्तक है, बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री, किसने आजादी दी भारत को, मैंने जो फील्ड मार्शल ऑकिनले, जो कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, 1945 में जब INA ट्रायल्स हुई तो देश में जैसे बवाल, बम फट गया था साहब। कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कराची में, लाहौर में ऐसी भीषण रॉयट शुरू हुई थी कि पहली बार भारत के इतिहास में पुलिस ने फायर खोला और भीड़ रुकी नहीं। इतना मतलब इन्फ्लेम हो चुके थे लोग, ठीक है साहब। और उस वक्त अंग्रेजों के छक्के छूट गए। 6 साल से वो वर्ल्ड वॉर II लड़ रहे थे, वो थक चुके थे। जर्मनी और जापान ने मिलके अंग्रेजों का सारा ब्लड और ट्रेजर खींच लिया था, सींच लिया था। लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई थी अंग्रेजों के अंदर, थक के हार चुके थे साहब बिल्कुल। ऐसे स्टेज में जब उनको बोला गया सरकार ने कि एक मिलिट्री एप्रिसिएशन करो, मतलब एनालिसिस करो कि अगर विद्रोह हुआ भारत की सेनाओं में तो क्या होगा, तो उन्होंने साहब उस वक्त दिसंबर 1945 में ये रिपोर्ट बनाई कि साहब मेरे अंदेशे से फरवरी मार्च तक जो छोटा विद्रोह है वो हो जाएगा और जून 1946 तक भारी भरकम विद्रोह हो जाएगा। 2.5 मिलियन, 25 लाख की भारतीय सेना है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो जर्मनों को, जापानियों को, इटालियन सबको हरा चुकी है, कॉम्बैट हार्डन्ड, अपनी लीडरशिप है। 20,000 इंडियन ऑफिसर्स हैं, जिनमें सीनियर मोस्ट ब्रिगेडियर करियप्पा ब्रिगेडियर था। अगर साहब इन्होंने बगावत करी, मेरे पास 40,000 गोरे हैं। उसने कहा कि साहब अगर आप बचाना चाहते हैं ब्रितानवी जो कॉलोनी ऑफ इंडिया, द क्राउन इन द ज्वेल इन द क्राउन, यू सी, तो मेरे को 5 से 6 ब्रिटिश डिविजन चाहिए। अंग्रेज सरकार ने बोला है ही नहीं साहब, हमने तो सब डिमोबिलाइज कर दी, लोग थक गए लड़ के, नहीं लड़ना चाहते। अब वो कहां से लाएंगे 5-6 डिवीजन? ने कहा मेरे को एयर पावर चाहिए, हमको तो रिकॉन्कर करना पड़ेगा इंडिया को। यहां तक कि साहब आपको हैरत होगी सुन के कि क्लेमेंट अपना फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनले ने इवैक्यूएशन प्लान, कंटिजेंसी प्लान ऑपरेशन गंडोला बना लिया था कि किस तरह
जो जो शहर है जहां दिल्ली, कानपुर इत्यादि जहां एयरफील्ड्स हैं, वहां पे अंग्रेज फौजें आएंगी, लास्ट राउंड, लास्ट स्टैंड करेंगी, ताकि उनकी फैमिलियां, बच्चे, सिविलियन जहाजों से काबुल जैसे काबुल से अमेरिकन भागे थे वैसे भागे। ये राइटिंग में है साहब। फील्ड मार्शल जो थे वेवल वायसरॉय, वो उन्होंने हूबहू इसको डिटो किया। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट साहब, आपको आज़ादी मिली है तो केवल और केवल बोस और आज़ाद हिंद फौज की वजह से। कैसे, मैं बताता हूं। फरवरी 1946 में पहले तो लंदन मान नहीं रहा था, कह रहा था तुम्हारी पतलून खिसक गई है बुढ़े जर्नैलों की, ठीक है। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया साहब। 80 जहाजों में से 79 उन्होंने यूनियन जैक उतारा, तिरंगा चढ़ाया, अपनी तोपें अंग्रेज अफसरों के ऑफिसर मेस की तरफ कर दी और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लिए जय हिंद के नारे निकालते उन्होंने जुलूस निकाले। जबलपुर के अंदर, जो कि मेरा घर है, वहां पे साहब ईएमई और सिग्नल यूनिट्स आर्मी के भी विद्रोह हो गया और अंग्रेजों की तो साहब असली में पतलून खिसक गई। उसी दिन 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों ने लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, को जहाज एरोप्लेन में डाल के भेजा कि जाके ट्रांसफर ऑफ पावर नेगोशिएशन शुरू करो। सो एवरीबडी नोज अब एम्पेरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट। प्लीज रीड, अगर आंखें हैं आलू नहीं है तो जरा पढ़ लीजिए ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। आपको यथार्थ और सच अब कोई नहीं छुपा सकता, कोई कोर्ट हिस्टोरियन, कोई चाटुकार अब इसको छुपा नहीं सकता, मिथ्या नहीं कर सकता। कोशिश फिर भी अभी भी जारी है, लेकिन कोशिश जारी है साहब, इसके बावजूद कोशिश जारी है। मैं कह रहा हूं साहब कि आजादी दिलाई नेताजी ने और आजाद हिंद फौज ने, बट ट्रांसफर ऑफ पावर किसको हुआ? नेहरू, ब्राउन साहिब्स, एंग्लोफिल्स, कोलैबोरेटर्स ऑफ द राज, माफ कीजिए, आई विल गो टू दैट एक्सटेंट, कोलैबोरेटर्स ऑफ द राज। और अच्छी सांठगांठ रही ब्रिटिश एम्पायर जो जा रही थी और जो वो अपने चहेते जो छोड़ के जा रहे थे। क्यों अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला कि नेहरू ही बनेगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तो एक वोट भी नहीं, वो पटेल को बनाना चाहते थे, लेकिन साहब इनको बनाया गया अंग्रेजों की इंसिस्टेंस पे। और तभी साहब हमको समझ आता है इस किताब का मेन तथ्य, क्यों नेहरू सरकार ने लगातार नामो निशान मिटाने की कोशिश की नेताजी की। ये षड्यंत्र फैलाया कि वो तो मर गए साहब, नेताजी तो शहीद हो गए, वो तो एयर क्रैश में खलास हो गए, कोई सवाल नहीं उनके वापस आने का। और आज़ाद हिंद फौज, आप सब जानते हैं, उनकी पेंशन रोक दी गई, उन्हें फौज में वापस नहीं लिया गया, उन्हें भूखों मरने छोड़ा गया, उन्हें गद्दार करार किया गया। तो ये किसकी सरकार थी साहब? देखिए साहब, ये जख्म ये अभी भी भरे नहीं।